हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुनीता विद सुनीता, जहां आप सुन रहे हैं नीलोत्पल निराद द्वारा लिखित उपन्यास डार्क हॉर्स। इसके अब तक के अध्याय में हमने देखा कि मनोहर के चाचा दिल्ली आए हुए हैं इलाज कराने के लिए और वे इसी मौके का फायदा उठाते हुए दिल्ली भ्रमण पर निकलते हैं, जहां मनोहर उन्हें हर एक गली, हर एक दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराता है। शाम में बत्रा में मनोहर के दोस्तों को मिलते हुए चाचा जी को पता चल जाता है कि मनोहर की संगत कुछ ठीक नहीं है, जिसको वो घर जाते जाते मनोहर को इंडिकेट भी करके जाते हैं और समझा के जाते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर में, डार्क हॉर्स चैप्टर 14। आज संतोष की कोचिंग की क्लास का पहला दिन था। आज उसने अपने सपनों के सफर में अपना पहला औपचारिक कदम बढ़ा दिया था। गुरुवार का दिन था। सफेद पैंट पर उसने पीली शर्ट पहनी थी। पीली शर्ट पर सफेद फब नहीं रहा था। उसका मन था कि काला पहने तो सूट करेगा, पर आज पहले दिन को वो काला पहनकर नहीं जाना चाहता था। काला शुभ नहीं होता ना। पूजा पाठ के साथ शिव और हनुमान चालीसा का पाठ कर नई कॉपी पर अबीर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया, माथे पर तिलक किया और अपने पहले पन्ने के ऊपर जय मां सरस्वती का शॉर्ट फॉर्म JMS लिखा। दही चीनी खाया और निकल गया अपनी पहली क्लास के लिए। क्लास जाने से पहले उसने सारे संभव धार्मिक क्रियाकलाप बड़े पवित्र मन के साथ किए। पूजा और ध्यान का जो अधिकतम परफॉर्मेंस दिया जा सकता था वह उसने किया। उसकी खुद की धार्मिक साज सज्जा देखकर ऐसा लग रहा था कि बस उसके कानों में अगरबत्ती खोस दी जाए तो वो खुद चलता फिरता जगन्नाथपुरी का रथ लगता। कोचिंग पहुंचते ही उसने प्रवेश द्वार को नीचे झुककर हाथ से छूकर प्रणाम किया और सबसे पहले बाईं ओर बने ऑफिस में गया, जहां मनमोहिनी किसी और लड़के को लोक प्रशासन और समाज शास्त्र का कॉम्बिनेशन दिलवा रही थी। संतोष ने ऑफिस के दरवाजे से ही एक गरम जलेबी टाइप मुस्कान के साथ मनमोहिनी को नमस्कार किया। उधर से मनमोहिनी ने भी सुषुम रबड़ी वाली मुस्कान के साथ मोस्ट वेलकम संतोष जी बोलकर अभिवादन किया और फिर आप एक क्षण रुक के कहा, ओके आप क्लास में चलिए, सर बस आने वाले होंगे, गुड लक संतोष जी। संतोष ने वही खड़े खड़े थैंक्स कहा और क्लास की तरफ मुड़ गया। पहली क्लास समाज शास्त्र की थी। कक्षा में 10 मिनट के इंतजार के बाद एक नहाए धोए स्मार्ट सा आदमी प्रवेश हुआ। ये दुखमोचन मंडल सर हैं, समाज शास्त्र के शिक्षक। बच्चों ने खड़े होकर अभिवादन किया। यह देख संतोष को बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ इतने बड़े लेवल की पढ़ाई में भी स्कूली शिष्टाचार वाले संस्कार कायम हैं। वह तो इतने जोश और ऊर्जा से भरा था कि सर का अभिवादन में बेंच पर ही खड़ा हो जाता और पहले दिन के लोक लाज से नॉर्मल रहा। चलिए स्वागत है आप सबका। सबने फीस जमा कर दी क्या? सर का पहला वाक्य था कक्षा में। जी सर, मेरा हाफ। जी सर कर देंगे। मिली जुली कई आवाजें आई। अच्छा, चलिए बताएं आप में से कितने लोगों ने पूरी फीस जमा कर दी है? हाथ उठाइए। सर का दूसरा वाक्य था आज की कक्षा में। संतोष ने झट अपना हाथ हवा में लहराया। अगल बगल देखा तो कोई हाथ नहीं उठा था। पीछे मुड़कर देखा तो 3 लड़के और एक लड़की ने हाथ उठाया था। चलिए अब आधे फीस वाले। सर का यह कक्षा में तीसरा वाक्य था। इस बार हाथ पहले से ज्यादा उठे थे। चलिए डेमो क्लास वाले जो फीस बाद में जमा करेंगे, वैसे कितने? कक्षा में सर का यह चौथा वाक्य था। इस बार बाकी के सभी ने हाथ उठा दिए थे। कक्षा में आते ही दुखमोचन सर ने जो 4 वाक्य कहे वो महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य की तरह थे, जिसके सहारे दुखमोचन सर ने पहली कक्षा के वास्तविक सत्य का पता लगाया। संतोष पहले बेंच पर बैठा था। पूरी फीस जमा करने के बाद पहली बेंच पे बैठना बनता भी था। दुखमोचन सर की नजर संतोष से मिली। दोनों मुस्कुराए। संतोष को एकदम से लगा कि पहले ही दिन वह केवल 5वें मिनट में सीधे शिक्षक की नजर में आ गया। वैसे भी पूरी रकम जमा करने वाले 4-5 लोग ही थे।
सो उसका शिक्षक की नजर में आ जाना ही तो स्वाभाविक ही था। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे सर हैं, क्लास में आते ही सबसे पैसे फीस की बात कर रहे हैं ना। कितने लोग हैं जो ऐसा नहीं सोचते हैं। दुखमोचन सर ने फिर हाथ उठाए प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कहा। ज्यादातर लोगों ने हाथ उठा दिया, पर कुछ ऐसे भी बैठे थे जो सच में ऐसा सोच रहे थे, और हाथ न उठाकर यह उन्होंने जता भी दिया। देखिए, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, वैसे ज्यादा को ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन असल में आज हम समाज शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं, और मैं आपको दिखाना चाहता था कि एक दुनिया, एक देश से लेकर एक छोटी कक्षा तक में लोग बटे हुए हैं कई आधारों पर, अलग अलग समाज में। कोई आर्थिक आधार पर बटा हुआ है, तो कोई सोच के आधार पर। हमें समाज शास्त्र में इसी का तो अध्ययन करना है, यही तो पड़ताल करना है। दुखमोचन सर ने समाज शास्त्र के कोर्स का फीता काटते हुए अपना प्रवचन प्रारंभ किया। कक्षा में बैठे छात्र अपने शिक्षक के समाज शास्त्र का अर्थ समझाने की इस चमत्कारिक कला से अचंभित थे। वाह, क्या सर है! इतने कठिन तथ्य को इतना सरल कर दिया, इतनी सहजता से समझा दिया। यह होता है नॉलेज, और यह होता है कॉलेज और आईएएस की पढ़ाई करने वाले शिक्षक का अंतर। दुखमोचन सर ने तो कमाल कर दिया था। लड़के लड़कियां आपस में फुसफुसाने लगे कि कितना व्यवहारिक तरीका है इनका पढ़ाने का। अपने से जुड़ी चीजों को तथ्य में समझा देते हैं, और यही मौलिकता तो किसी शिक्षक को खास बनाती है। दुखमोचन सर का जादू चल गया था। संतोष ने दुखमोचन सर के कहे एक एक वाक्य को अपनी नई स्वास्तिक बनी कॉपी पर उतार लिया था। नए नए छात्र बोर्ड पर शिक्षक द्वारा खींची गई आड़ी तिरछी रेखाओं को भी कॉपी में हूबहू उतार लेते हैं कि कहीं इनका कोई भी सार्थक अर्थ न हो और उससे यह छूट न जाए। आगे दुखमोचन सर ने समाज शास्त्र के सिलेबस पर चर्चा की और उसे पूरा करने में लगने वाले समय पर चर्चा की, और इस तरह पहले दिन की क्लास पूरी हुई। बाहर निकलते ही संतोष ने पुनः मनमोहिनी के पास पहुंचा, जो अभी अपने मोबाइल पर गर्दन गाड़े एंग्री बर्ड खेल रही थी। ओहो सॉरी मैडम, बिजी है क्या? संतोष ने पहुंचते ही बोला। नहीं नहीं, आइए, बताइए कैसी लगी क्लास? मनमोहिनी ने सिर उठा के कहा। जी वही तो बताने आया था, बहुत पसंद आया। सर बहुत मौलिक तरीके से पढ़ाते हैं। समाज शास्त्र तो हमारे लिए इतना नया विषय है, लेकिन एक ही मिनट में ऐसा समझा दिए कि अब लग रहा है कि कोनो दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में और समझने में। बाकी आप तो हैं ही, कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको बताएंगे ही, संतोष ने एकदम प्रसन्न भाव से कहा। संतोष वहां से निकलकर सड़क पर आया ही था कि बजरंग शुक्ला की दुकान पर उसे मनोहर, गुरु, भरत और राय साहब दिख गए। वहां पहुंच उसने सबसे हाथ मिलाया, पर वहां पहले से ही कुछ गर्मा गर्म बहस शुरू चल रही थी। ये क्या चूतियागिरी कर दिए थे भाई साहब? भरत जी, ये क्या तरीका है? आप मेरे चाचा के सामने ही सिगरेट, दारू, लंद फंद शुरू कर दिए। मनोहर झल्लाए स्वर में बोला। इट्स माई नॉर्मल बिहेवियर मनोहर, इट्स माई लिविंग स्टाइल। मैं हिंदी मीडियम के लौंडों की तरह छुपकर सिगरेट दारू नहीं पीता, और ना ही पब्लिक में आइडियल पर्सन बनकर घूमता हूँ। वी आर फ्रैंक, हम इंग्लिश मीडियम वाले कुछ भी छुपाते नहीं हैं, खुद को एक्सपोज करते हैं। आपको बुरा लगा तो सॉरी, बट मैं राइट हूँ, मैं ये जानता हूँ। भरत ने हाथ और कंधे बगुले की भांति उचकाते हुए कहा। भरत ने ऐसा बोलकर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बीच एक सांस्कृतिक रेखा खींच दी थी। संतोष सोचने लगा कि क्या पढ़ाई का मीडियम भी किसी को सांस्कृतिक रूप से ऊपर या नीचे कर देता है। भरत के पिता बिहार के आरा में बिजली विभाग में इंजीनियर थे, और भरत आरा में ही पढ़ा लिखा था। सो उसके मुंह से हिंदी माध्यम की संस्कृति को लेकर हीनता का भाव और अंग्रेजी को लेकर इतनी कुलीनता का भाव किसी को हजम नहीं हो रहा था। मनोहर यह भी जान गया था कि भरत अपनी स्नातक तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम में ही की थी, और दिल्ली आकर अंग्रेजी माध्यम रख लिया था, जबकि अंग्रेजी में वह अभी उतना सहज कतई नहीं था। मनोहर की आंखें क्रोध से लाल हो गई थी। सवाल अब उसके सिर्फ इसी डर का नहीं था कि चाचा उसके बाबूजी को कुछ बता देंगे, बल्कि अब तो उसे अपनी पूरी पृष्ठभूमि और संस्कृति के पिछड़ेपन का हिसाब करने का मन हो रहा था भरत से।
मनोहर ने भरत की बातों को दो संस्कृतियों के टकराव का मुद्दा समझ लिया था। संतोष भी मनोहर की तरफ झुका हुआ ही प्रतीत हो रहा था और राय साहब तो दो बेचारे संस्कृतियों के बीच में खड़े थे, क्योंकि वे हाल ही से भरत से अंग्रेजी ग्रामर और ट्रांसलेशन सीख रहे थे। साला, हम लोग क्या गिरमिटिया मजदूर है वे? कितना हाई लेवल कल्चर है भरत कुमार आपका जी। आप राजा गोली सिंह हाई स्कूल से ही पढ़कर आए हैं ना, आरा जिले से। बीए तो डुमराव कॉलेज से किए हैं आप, और ये लंदन न्यूयॉर्क वाला कल्चर कब सीख लिए आप? साला, इंग्लिश में परीक्षा लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है? मीडियम के नाम पे पेट्रोल करिएगा। मनोहर ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं हिंदी मीडियम वालों से बहस नहीं करता। मैं आप सबका लेवल जानता हूँ। एक अच्छी किताब तक तो नहीं है किसी विषय पर हिंदी मीडियम में, भरत ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, ये तो है, मटेरियल की कमी तो है हिंदी माध्यम में। राय साहब ने मौका देखते ही भरत का हल्का सा पक्ष लेते हुए कहा। अच्छा, हमको तो 40 किताब खरीदवा दिए आप राय साहब, बिना मटेरियल के ही इतना खरीदवा दिए थे का? और कमी नहीं होता तो एक ट्रक किताब खरीदवाते थे क्या आप? हिंदी अंग्रेजी मीडियम वाला मटेरियल ट्रैक्टर भर कर खरीदता है क्या? संतोष ने पहली बार तल्खी से बोला। राय साहब किसी नए छात्र के पहले क्लास के जोश से परिचित थे, सो उन्होंने संतोष की बातों का कोई जवाब न देना अपने हित में समझा। वे मुंह घुमाकर सड़क की ओर देखने लगे। अब तक गुरु साइड में खड़ा हो चाय पी रहा था और पूरी बहस को दो मित्रों की हल्की फुल्की उठापटक के रूप में ले रहा था, पर अभी अभी भरत की हिंदी माध्यम के लेवल की बात ने एक पूरी जमात को इस बहस में कूदने का न्योता दे दिया था। गुरु के अंदर का महागुरु भी जाग गया। उसने हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का नहीं, बल्कि भरत के मन में घर कर गए एक बेवजह की सांस्कृतिक बढ़त वाली भ्रामक भावना की बात बहुत खटकी थी। गुरु चाय का गिलास रख उन सबके करीब आया। भरत जी, सारी बात मैंने भी सुनी आप लोगों की, लेकिन ये बताइए कि आपने खड़े खड़े हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले का लेवल कैसे नाप लिया? किसी भी चीज के बारे में जानना, समझना, उस पर सोचना ज्ञान है, ये उसे हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में जानना, समझना या सोचना? भाई साहब, एक भाषा आपके द्वारा जाने और समझे गए बातों को या ज्ञान को संप्रेषित करने या व्यक्त करने का माध्यम ही तो है। या अंग्रेजी में बोलना लिखना ही ज्ञान है? अगर ऐसा होता तो अमेरिका और इंग्लैंड में तो स्कूल ही नहीं होना चाहिए था। वहां तो बच्चे बचपन से ही अंग्रेजी बोलते हैं। इंग्लैंड में बर्गर बेचने वाले को यहाँ आईएएस बना देना था, क्योंकि वो तो अंग्रेजी में बोलता है। भरत कुमार जी, अंग्रेजी दुनिया की कामगार भाषा है, इसे सीखना चाहिए, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, पर अंग्रेजी ही जीवन का आधार और सबसे कामगार है, यह हजम नहीं होगा सुन के। भाषा संवाद का माध्यम भर है, उसे वही रहने दीजिए। गुरु ने सिगरेट जलाकर कहा, मैं बात भाषा की नहीं, हिंदी माध्यम के कल्चर और उसके ज्ञान के लेवल की कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं दिखता। अब तक भरत ने एक भी सिगरेट तिलका ली थी। वाह वाह वाह, ये जो हिंदी माध्यम वालों के सिलेक्शन के पोस्टर और होर्डिंग से पूरा बाजार और दीवार भरा पड़ा है, वह नहीं दिखा आपको? खैर, इसको छोड़िए, आप कल्चर की बात करिए। ये बताइए कि आप हिंदी और अंग्रेजी को कब से दो कल्चर का प्रतिनिधि बना दिए? आप तो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं ना। आप में ऐसा क्या खास है जो आरा या बिहार के कल्चर से एकदम अलग है? क्या सतुआ नहीं पीते हैं आप? ठेकुआ नहीं खाते हैं आप? बोरसी नहीं तापते हैं आप? या आपके दादा धोती नहीं पहनते हैं? पिताजी सरसों का तेल नहीं मलते हैं क्या देह में? आपकी माँ आपके लिए ज्योतिया का व्रत नहीं रखती क्या? आपकी नानी या दादी छठ नहीं करती क्या? भोजपुरी नहीं बोलते या समझते क्या? तो फिर किस कल्चर की बात करते हैं आप? अरे, अपने ही कल्चर पर अंग्रेजी में 4 किताब पढ़ के उसी कल्चर को भूल गए आप। इसी देश का एक ही कल्चर है जो 5000 साल से सभ्यता का निचोड़ पाया है हमने, समझे आप? गंगा जमनी संस्कृति, राम रहीम संस्कृति, ईश्वर अल्लाह संस्कृति, खीर सेवई संस्कृति,
यही सब है हमारी संस्कृति। इस देश के हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वालों की एक ही संस्कृति है। गुरु के कहते कहते आधी सिगरेट जल चुकी थी। अब लेवल तो देख ही लीजिए ना, हिंदी माध्यम का भरत जी, मनोहर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पर आप लोग दब्बू हैं, आप लोग छुप कर पीते हैं, बाहरी आदर्श बनाए रखते हैं। खुद को सामने लाने का साहस तो दिखाइए, जो करते हैं वो स्वीकार करिए। भरत ने हार न मानने वाली जिद के साथ कहा। गुरु अब के तमतमा गया था। उसके दांत एक दूसरे को रगड़ रहे थे, चेहरा लाल हो गया था। उसकी 2 उंगलियों में अटकी सिगरेट पूरी तरह जल चुकी थी। उसने झट दूसरी सिगरेट निकाली और फिर शुरू हो गया। हट साला, छुप कर पीते हैं, ले देकर एक ही बात किए जा रहे हैं कि खुलकर पीते हैं। अरे आप क्या रोज फोन पर बाबूजी को हिसाब देते हैं क्या कि आज कितनी बोतलें घटकी और कितना डिब्बा धुआं किया? ये दारू पीना, सिगरेट उड़ाना कब से प्रगतिशील का पैमाना बन गया मेरे भाई, और इसका खुलकर पीना साहस हो गया? अरे ये बताइए, यहाँ कौन नहीं जानता कि गुरु रोज 4 बोतल बियर गटकता है? अब ये बात किस कल्चर के बाप को बताना जरूरी है कि उसका एक बेरोजगार बेटा जो 6 साल से दिल्ली में तैयारी कर रहा है, वो उन्हीं के पैसे से बियर पीता है और प्रगतिशील बन गया। ये छुपाना अगर डर है और दब्बूपना है तो हाँ, हम दब्बू हैं। और ये जो आपका दारू और सिगरेट का खुलेआम पीना है ना, कोई साहस नहीं बल्कि इसे उन्माद कहते हैं। आपको बताऊं हम में क्या साहस है? हम में साहस है बाल श्रम के विरुद्ध बोलने का, हम में साहस है दहेज प्रथा का विरोध करने का, हम में साहस है नारी मुक्ति के आंदोलन का करने का, हम में साहस है धर्म पर सवाल पूछने का, हम में साहस है बाल विवाह रोक देने का, हम में साहस है सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध सड़क पर उतर जाने का, हम में साहस है दबे कुचलों की हक की लड़ाई में उनके साथ खड़े हो जाने का। हाँ, हम में साहस है, साहस इसे कहते हैं। जाओ, हम में साहस नहीं है किसी के चाचा के सामने सिगरेट पी के खुद के कल्चर को दिखाने का, अपना बोल्डनेस दिखाने का। भरत कुमार जी, गुरु एकदम से आग के गोले की तरह तप रहा था और अपनी बात पूरी करने के बाद, हो गया थोड़ा कंफ्यूजन गुरु भाई, अब रहने दीजिए। बात तो आपका सब सही है। भरत जी को मनोहर जी एकदम डायरेक्ट बोल दिए, इसलिए थोड़ा बुरा लग गया, नहीं तो मीडियम का बात थोड़े है कुछ। राय साहब ने थोड़ा बीच बिचाव वाले भाव में कहा। राय साहब की स्थिति एकदम दर्जी वाली हो गई थी। भरत जहां भी फाड़ता, राय साहब को सिलाई करनी ही पड़ती थी। लेकिन इस बार गुरु ने भरत के प्रगतिशील विचारों को फाड़ कर तोड़ फाड़ा बना दिया था। राय साहब, आजकल आप भी खूब मीडियम संवेदी हो गए हैं। देख रहा हूँ आप में आ रहे परिवर्तन को मैं भी। अब 2-3 पैग भी पचा ले रहे हैं आप। इंग्लिश मीडियम वाला स्टेमिना आने लगा है, लग रहा है धीरे धीरे आप में। गुरु ने राय साहब पर तंज कसते हुए कहा। राय साहब हमेशा बचाव की मुद्रा में रहते थे, ऊपर से गुरु के सामने तो और भी सावधान। गुरु इससे पहले 3 बार बहस के दौरान राय साहब का चश्मा फोड़ चुका था। राय साहब अब और खर्चा नहीं बढ़ाना चाह रहे थे। उन्होंने बस मुस्कुरा के गुरु भाई का हाथ पकड़ लिया। लेकिन एक बात बोल दूं गुरु भाई, प्लीज बुरा मत मानिएगा तो बोलूं। भरत ने फिर उचक कर कहा। मैं बात का नहीं, गलत बात का बुरा मानता हूँ। बात अगर सही है तो बेहिचक कहिए भरत कुमार जी, गुरु ने नॉर्मल होते हुए कहा। मैंने तो यही सुना था कि आपका सिलेक्शन इसी कारण नहीं हो सका क्योंकि इंटरव्यू में बोर्ड आपसे सारे प्रश्न अंग्रेजी में पूछे और जवाब भी अंग्रेजी में देने को कहा। आप अच्छा नहीं कर पाए। भरत ने घनघोर थेथराई के साथ बात करते हुए गुरु की दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया। इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात थी यार? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मुझसे ये भी कहा गया कि आपको टाई बांधना आता ही नहीं। खुद से बांधे हो या किसी से बंधवा कर आए हो? मुझे टाई खोलकर फिर बांधने को कहा गया। मैंने टाई बांधी तो वो शायद उतने ठीक से बंध नहीं पाए, तो उन्होंने हंसकर एक दूसरे से कहा, तो ये बिहारी बारात का दूल्हा निकला जो विवाह के दिन ही जीवन में बस एक बार टाई पहनता है
और वो भी बहनोई या फूफा से बंधवाता है। हाँ, मैं नर्वस हो गया था। जो थोड़ा बहुत बोल सकता था वो भी अटक गया। मैंने कहा भी, आखिर आपके द्वारा फॉर्म में माध्यम पूछने का क्या मतलब है, जब आप मुझे मेरे चुने गए माध्यम से बोलने और सुनने का अवसर ही नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा कि ये दिन मेरे जीवन का सबसे निर्णायक दिन है। जितना पढ़ा और सीखा है उन उन सबको प्रस्तुत करने के लिए आपको मेरे लिए सबसे उपयुक्त और सहज माध्यम उपलब्ध कराना ही चाहिए, न कि किसी विशेष माध्यम से खुद को पेश करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। आज तो मुझे मेरी अभिव्यक्ति का सबसे अनुकूल माध्यम चाहिए था ना, क्योंकि आप तो मुझे मेरे ज्ञान और व्यक्तित्व से परखेंगे, न कि किसी खास भाषा को बोल लेने की क्षमता भर से। इतना सुन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम नेता बनोगे, वही क्षेत्र ठीक रहेगा, वही बन जाओ। आईएएस वाली बात नहीं है तुम में, तुम बाहर जा सकते हो। और मैं बाहर आ गया। अगर आपकी अंग्रेजी ठीक रहती तो आप आईएएस बन जाते। ये सोचा कभी आपने गुरु भाई? भरत ने कहा। हाँ सोचा, अंग्रेजी सीखना चाहिए ये सोचा, पर आईएएस बनने के लिए ही सीखना चाहिए ये कभी नहीं सोचूंगा। अपने ज्ञान और काम भर अंग्रेजी की जानकारी के साथ इंटरव्यू तक पहुंचने वाले लड़के को केवल अंग्रेजी बोलने की क्षमता न होने के आधार पर बाहर कर देने की परिपाटी का मैं विरोध करता हूँ। मैं उस मानसिकता का विरोध करता हूँ जिसने मुझे बिहारी दूल्हे की टाई वाला जुमला सुनाया। ये परिपाटी बदलेगी और मैं इसके विरुद्ध लड़ने का साहस रखता हूँ। एक दिन ये लड़ाई जरूर होगी और हम जीतेंगे भी। देख लेना भरत कुमार, हम जीतेंगे, ये मानसिकता हारेगी। गुरु ने इतना कहकर आंख मूंद ली और 2 बूंद नीचे गिरी टप से। अब माहौल थोड़ा बदल गया था। खिंचे हुए माहौल में थोड़ी ढील आ गई थी। संतोष और मनोहर की आंखें भी पानी से भरी थी। राय साहब चुपचाप खड़े थे। भरत कुमार बिना किसी भाव के पत्थर की भांति खड़ा था। उसने अनजाने में ही गुरु के दिल में आग लगा दी थी। अब देखना यह था कि गुरु उसे कब मशाल जलाकर अपने रास्ते निकलता। ये सब कुछ अभी भविष्य के गर्भ में था, कुछ भी तय नहीं था। तत्काल इतना हुआ कि शुक्ला जी को गुरु के चाय के पैसे दिए और सब अपने कमरे में चलने को हुए। तभी मनोहर ने कहा, एक बार वो वाला बतिया कह दीजिएगा गुरु भाई, जो आप अपनी भाषा के बारे में हरदम बोलते हैं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मनोहर, भाषा तो सब जरूरी है। अंग्रेजी व्यापार की भाषा है, उर्दू प्यार की भाषा है और हिंदी व्यवहार की भाषा है। यह सुनते ही सबके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट तैर गई और आज की सभा वहीं भंग हो गई। तब तक के लिए मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।